नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करते हैं जो हमने पहले स्टार्ट कर रखा है। इसके दो वीडियो आए थे करीबन 15-20 दिन पहले। दो वीडियो मैंने स्टार्ट किए थे जिसमें जो PYQ है, जो नेट के पेपर हैं, ओल्ड पेपर्स की हम बात कर रहे थे। और उसमें जून 2006 का जो पेपर है, ओल्ड पेपर है, ये ज़्यादा ही ओल्ड हो गया, लेकिन मैंने सोचा इसको स्टार्ट कर दिया है तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके दो वीडियो पहले बनाए हुए हैं, 10-10 मिनट के हैं, और ये दो वीडियो हैं, इनको आप देख लेना। और उसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर देंगे। 20 जो क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इसकी हम बात करते हैं। और आपको पता है कि अपना जो पेपर है वो 26 जून को निश्चित हो चुका है। 26 जून को इवनिंग शिफ्ट में, मतलब 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम आपका जो UGC नेट का पेपर है, इसकी डेट आ चुकी है। इसके लिए आप लगातार तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने सोचा कि लगातार अभी लास्ट में क्या है, विद्यार्थी जो PYQ है ये ज़्यादा देखता है, तो क्यों नहीं PYQ को ज़्यादा इसका वीडियो डालें हम। इसके लिए विद्यार्थियों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। देखो शुरू करते हैं इसको। राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक पद्धति द्विदल बहुदल पद्धति में किसने बांटा है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जीन ब्लाडेन है। जीन ब्लाडेन की हम बात करें, इन्होंने क्या किया है, जो राजनीतिक दल है ये क्या है, 5 प्रकार से स्थापित करता है राजनीतिक दलों को। कौन कौन से? ये 5 प्रकार है ना, इनमें से 3 ऊपर लिखे हुए हैं। कौन से? त्रिवर्गीय पद्धति, द्विदलीय और बहु पद्धति। और आगे ये कहते हैं एक दलीय पद्धति है, द्विदलीय है, डाई दलीय है, एक दल प्रधान बहुदलीय है, और बहुदलीय योग है। तो आगे ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, कौन से, मतलब ये जो 5 प्रकार हैं ये कौन से हैं, जीन ब्लाडेन ने बताए हैं। तो ये ऐसे कहते हैं कि राजनीतिक दल है ना, उनमें क्या है, गतिशीलता आती रहती है। राजनीतिक दलों में क्या है, गतिशीलता आती रहती है। और ये राजनीतिक दलों के अध्ययन पर अधिक बल देते हैं। ये 5 प्रकार से राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरे इसमें थोड़ा सा मैंने इसको विस्तारित किया है। ये जो पहला ऑप्शन है इसमें डुवर्जर लिखा हुआ है। डुवर्जर भी क्या करता है, मोरिस डुवर्जर पूरा नाम है। ये क्या है, अपनी पुस्तक में पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से इनकी पुस्तक है। इसमें क्या है कि 4 आधार बताए हैं इसने, कोर्स ने, किसने, डुवर्जर ने। कई बार क्वेश्चन आता है डुवर्जर का, डुवर्जर ने राजनीतिक दलों के अध्ययन का कितने प्रकार बताए? तो 4 प्रकार। कौन कौन से हैं? संरचना, आकार, विचारधारा और शैली, ठीक है। तो ये 4 प्रकार किसने बताए हैं? डुवर्जर ने बताए हैं। और 5 प्रकार किसने बताए हैं? जीन ब्लाडेल ने बताए हैं। आगे देखो, अगला ऑप्शन है बी नंबर का ऑप्शन देखो, ला पोलेम्बरा। ला पोलेम्बरा ने 3 प्रकार के बताए हैं। 3 प्रकार से हम कर सकते हैं इसका अध्ययन राजनीतिक दलों का, ठीक है। ये ऐसे कहते हैं कि एक तो है 3 प्रकारों में, ला पोलेम्बरा ये कहता है वेदता का संकट, सहभागिता का संकट और प्रादेशिक एकीकरण। ये बताते हैं कौन? ला पेलम्बरा, ठीक है। अगला है एलन बोल। एलन बोल क्या है, 7 प्रकार बताते हैं, ठीक है। ये एलन बोल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया भी था, वो जो अपना दूसरा चैनल है उस पर है शायद, वो वीडियो मैं डालने का प्रयास करूंगा। और ये मैं यहाँ इसमें लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप करीबन 3-4 मिनट का वीडियो है जिसमें ये 7 प्रकार है ना वो मैंने बताए हैं, ठीक है। वो मैं वीडियो का नीचे लिंक इसमें दे दूंगा, तो आप उसमें देख लेना। एलन बेल बोल का मैंने विस्तार से अलग से बना रखा है 3 मिनट का, वो आप देख लेना। इन्होंने अपनी पुस्तक में दलों के वर्गीकरण के निम्न प्रकार बताए हैं। पहली, संरचना, संख्या, शक्ति बल, ठीक है। और आगे आप इसमें देख लेना, या फिर मैं यहाँ जो है, यहाँ मैं आपको वो वीडियो लगा दूंगा एलन बोल का, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। चल बुद्धि। एलन बोल के अनुसार 7 प्रकार की दलीय प्रणाली होती है। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दलों में एलन बोल क्या करता है, 7 प्रकार से राजनीतिक दलों को डिवाइड करता है, विभाजित करता है। इसमें कौन कौन से राजनीतिक दल हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एलन बोल साहब अपनी बुक में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति होती है। मतलब ऐसी पद्धति होती है जो अस्पष्ट होती है। वो कौन से देश में पाई जाती है? तो वो यूएसए में पाई जाती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था। जैसे अमेरिका में 2 दल है,
रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। आगे चलते हैं। आगे है स्पष्ट द्विदलीय पद्धति, मतलब यहाँ तो हो रहा है अस्पष्ट और यहाँ हो रहा है स्पष्ट द्विदलीय पद्धति। तो ये बोल जाती है यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। यहाँ स्पष्ट, ठीक है, यहाँ लेबर पार्टी है और कौन सी है, लिबरल पार्टी है। दो प्रकार की पार्टी यहाँ पाई जाती है। आगे है कार्यवाहक बहुदलीय पद्धति। कार्यवाहक बहुदलीय पद्धति ये पाई जाती है हमारे छोटे छोटे कंट्री हैं जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये वो देश हैं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी चीजों की फुलफिलनेस है। तो इसमें पाई जाती है स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में और स्वीडन में। कौन सी पार्टी है ये कार्यवाहक बहुदलीय पार्टी, मतलब यहाँ 2 से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो 2 से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं किसमें, स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे और स्वीडन में। आगे चलते हैं। आगे चौथा नंबर, एलन बोल बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा, इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। अस्थिर बहुदलीय पद्धति, अस्थिर बहुदलीय, हमारे यहाँ खूब सारे राजनीतिक दल हैं, करीबन 6 तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल ही हैं और निर्वाचन आयोग की तरह कह रहा है करीबन 1700 से ज्यादा राजनीतिक दल हमारे भारत में है, इसलिए अस्थिरता पाई जाती है यहाँ। और ये इटली और भारत में, इटली और भारत में कौन सी है, अस्थिर राजनीतिक दल है। उसके बाद में है पांचवा है प्रभावी दलीय पद्धति, ठीक है। प्रभावी दलीय पद्धति ये भारत में 1950 से लेकर 1967 तक का कार्यकाल है ना, उसमें भारत में प्रभावी दलीय पद्धति थी, जिसमें एकमात्र पार्टी है कांग्रेस। इस 12th क्लास में एक चैप्टर भी है, वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल का प्रभुत्व। तो ये भारत में पाई जाती है, एलन बोल्ट के अनुसार पांचवा प्रकार है। आगे देखो छठा प्रकार, एक दलीय पद्धति, एक दलीय पद्धति। और ये इंडोनेशिया के एक व्यक्ति रहे हैं सुकर्णो, ठीक है। ये हम गुट निरपेक्षता में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, आगे विस्तार से बताएंगे। तो ये सुकर्णो इंडोनेशिया, और यहां बात करता है एक दलीय पद्धति की। उसके बाद में है सर्वाधिक एक दलीय पद्धति। सर्वाधिक एक दलीय पद्धति पाई जाती है, ये पाई जाती है एक ही दल है, मतलब और कोई दल ही नहीं है। जैसे चुनाव भी होंगे तो एक ही दल के मेंबर खड़े होंगे। तो ये कौन कौन से हैं, यूएसएसआर, ठीक है, जिसको सोवियत संघ भी बोलते हैं, यूएसएसआर और चीन, ऐसे कंट्री है जिसमें एक ही राजनीतिक दल पाया जाता है। जिनमें एक ही राजनीतिक दल पाया जाएगा वो है कौन सी है, सर्वाधिकार, मतलब उसमें सारे अधिकार एक ही पार्टी के पास में है। तो ये एलन बोल्ट के अनुसार, एलन बोल्ट के अनुसार 7 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राजनीतिक दल पाए जाते हैं। अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति, स्पष्ट द्विदलीय पद्धति और कार्यवाहक बहुदलीय पद्धति, अस्थिर बहुदलीय पद्धति, प्रभावी दलीय पद्धति, एक दलीय पद्धति और सर्वाधिकार पद्धति। तो आपको उम्मीद करता हूं ये राजनीतिक दल एलन बोल्ट के अनुसार समझ में आएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आगे है ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। तो ये 21 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूरे राजनीतिक दलों की बात आ गई, ठीक है। मोरिस डुवजर की बात भी कर ली हमने, ब्लाडेल की बात भी कर ली, लापेलम्बरा की बात भी कर ली और एलन बोल्ट की बात भी कर ली, ठीक है। और एलन बोल्ट का विस्तार से हम आगे इसका देख भी लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फैजल अली। आपको पता ही है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने से पहले क्या होता है कि जो कौन, ये जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उस समय क्या है कि आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर ऐसे कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्री रामलू। वो क्या है कि पट्टाभी श्री रामलू नाम था उनका, और वो आमरण अनशन करते हैं। 56 दिन बाद में उनकी डेथ हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा केंद्र सरकार करती है। और आगे कोई भी ऐसी मांग डिमांड ना हो, इसके लिए क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करती है। और राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष है वो जस्टिस फैजल अली को बनाते हैं, ठीक है। इसमें लिख भी रखा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राज्यों के पुनर्गठन और पुनर्विन्यास के संबंध में सिफारिश देने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न राज्यों के सीमाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पुनर्विन्यासित किया जाए ताकि राज्यों का प्रशासनिक
और प्रभावी और विकसित हो सके। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर है फैजल अली। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। इस आयोग ने अपने इस आयोग ने भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं को दोबारा विचार करने और राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें की थी। ठीक है, इसके अलावा 3 व्यक्ति हैं, ये 3 ऑप्शन जो से 3 ऑप्शन और हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं ना, तो उसके चारों ऑप्शन क्या है, क्लियर होने चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट ने क्या है सुझाव दिया था इसमें, उन्होंने कहा कि सर चारों ऑप्शन के बारे में आप बताओ। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में हम बता रहे हैं, तभी इसमें ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये क्या है कि आपके लिए हेल्प रहेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा था के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर क्या है कि ये इतिहासकार है और राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय चिंतन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरा अध्ययन किया और अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, ये जाने जाते हैं। और ये क्या है कि ये जो पणिकर साहब हैं, ये भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब ये। दूसरा है हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, भारतीय संविधान सभा से जुड़े हुए थे और इन्होंने क्या है कि भारतीय संविधान में अच्छा योगदान दिया है। और चौथा है जस्टिस राजमनार। ये जस्टिस राजमनार भारतीय न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इन्होंने क्या है कि ये न्यायिक नैतिकता के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो उसका आंसर तो जस्टिस फैजल अली था, लेकिन 3 अन्य ऑप्शन इनके बारे में थोड़ा सा अपने चर्चा की है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। देखो, इसको हम ये भी कह सकते हैं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, एक ही रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है। जो प्रथम गवर्नर जनरल और जो मतलब है कि लास्ट गवर्नर जनरल वो रहे हैं सी राजगोपालाचारी। उसके बाद में भारतीय संविधान लागू होने के बाद में ये पद ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल की हम बात करते हैं ना, तो ये जो पद है ना, ये ऐसे कहते हैं, गवर्नर का जो पद है ना, ये पहले बंगाल के लिए आया था, बंगाल का गवर्नर। उसके बाद में इस गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल के स्थान पे वॉइसराय किया गया। ठीक है, मतलब इसके साथ साथ में वॉइसराय आया। ठीक है, मार्ले मिंटो अभियान, ठीक है, माउंटेक्स जेम्स फोर्ड, ये सारे आप जो संवैधानिक इतिहास है उसमें आप देखते होंगे। ठीक है, 1853 में ऐसे कहते हैं, 1853 के बाद में 1858 का अधिनियम आया था। उसमें क्या है कि ये जो गवर्नर जनरल है इसके साथ वॉइसराय भी जोड़ दिया गया था। वो मतलब इस पद को वॉइसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। और आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया था भारतीय को, जिसका नाम था सी राजगोपालाचारी, लिख रखा है। ठीक है, सी राजगोपालाचारी के बारे में आप देख लो, ये सी आंसर है इसका। इसके बारे में देखते हैं पहले। सी राजगोपालाचारी राजनेता है, वकील और स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के साथ संयुक्त रूप से कई आंदोलनों में भाग लिया। इन्होंने भारतीय राष्ट्र के संविधान संरचनाओं में अहम योगदान दिया। ठीक है, और ये क्या है कि ये क्या है, ये ऐसे कहते हैं कि भारत के प्रथम क्या है गवर्नर जनरल है। आगे इसमें ये जुड़ गया ऊपर वाला ना। आगे देखो, अगला जो इसका जो ऑप्शन है वो देखो, पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। ये तो आपको बताइए, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये है बी, ये देख लो, ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। और दूसरे नंबर के ये राष्ट्रपति हैं, इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मावलंकर आपको पता है, जीवी मावलंकर है, ये हमारे लोकसभा के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये राजनीति में अपनी जो गहरी छाप इन्होंने छोड़ी है। ठीक है, तो ये था हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ओके, सही चल रहा है। अब देखो ये क्या है, एक मिनट। निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को प्रेजेंट में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं होते हैं,
प्रधानमंत्री नहीं होते, डी आएगा इसका आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये देखो, सबके बारे में उन्होंने विस्तार से दिया है, आप यहाँ देखो इसको। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 1963 में हुआ था। और ये जो है, ये ऐसे कहते हैं कि देश के जो राष्ट्रीय योजना है इनसे जुड़ी हुई है। और ये जो विकास परिषद है, इसमें जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए लोग हैं, ये इसमें भाग लेते हैं। और केंद्र सरकार क्या करती है, विकास योजनाएं अच्छी तरह से संचालित हो, अच्छी तरह से उनका मतलब है कि सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए, सुव्यवस्थित रूप से विकास पर ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद का ये मकसद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल आप जानते हो, जो केंद्र सरकार है उसमें अहम रोल मंत्रिमंडल का होता है। आपको बताएं, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। फिर योजना आयोग का आपको बताइए, वर्तमान नीति आयोग से नाम जाना जाता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। वित्त आयोग के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, आपको बताइए, यही इसका आंसर है। और वित्त मंत्री आपको बताइए कि जो बजट प्रस्तुत करता है, वर्तमान में निर्मला सीतारमण के नाम से क्या है, वित्त मंत्री है। ठीक है, ये क्या है, विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, केंद्र सरकार की वर्तमान योजनाओं को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय क्या करता है, वित्त का संचालन करता है या वित्त का वितरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारतीय राष्ट्रपति का, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है, ऐसा आएगा। तो इसमें 61 में तो प्रक्रिया है और 56 में महाभियोग है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ बी। और इसमें जो 76 है, इसमें महान्याय, जो अनुच्छेद 76 है, इसमें महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। 56 में महाभियोग है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। ओके, अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ओके, और आपको बताइए आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 में हमारी संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं और ये 3 अंग होते हैं। इसके तीसरे अंग के रूप में राष्ट्रपति है, सदन के रूप में लोकसभा और राज्यसभा मानी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो आपको बताइए कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। और ये जो इसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, मतलब 1976। और इसमें ये जो है, ये और शब्द हैं, ये तो हम भारत के लोग, ये तो क्या है, प्रस्तावना यहाँ से शुरू होती है। गणतंत्र आपको पता ही है। गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि जहाँ जो देश का सर्वोच्च जो पदाधिकारी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से चुना हुआ हो। प्रजातांत्रिक संघवाद का अर्थ क्या है, प्रजातांत्रिक संघवाद का अर्थ क्या है, जिसमें प्रतिनिधि, अब देखो कह रहा ना यहाँ, एक मिनट, जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि केंद्र और राज्यों में सरकार चलाते हैं, ये प्रजातांत्रिक संघवाद हो गया। धर्मनिरपेक्षता से हमने देख लिया, भारतीय गणतंत्र हमने देख लिया, और भारत के लोक प्रस्तावना से जुड़े हुए शब्द है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष से 6 वर्ष तक बढ़ाई गई थी। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई थी। और इसमें क्या है, ये इसका आंसर है ना भाई, देखो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई थी। हाँ देखो, तो बढ़ाई गई तो 42वीं से बढ़ाई गई थी, इसका आंसर ए आना चाहिए बिल्कुल। और 44वीं से वापस कर दी गई। देखो 42वें संविधान से मिनी संविधान कहा जाता है, 1976 में बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो 42 आ गया ना आंसर, इसमें बी गलत दे रखा है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को वापस कम कर दी गई।
45वें संविधान संशोधन द्वारा 1980 में संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये जो 10 वर्ष तक बढ़ाया है ना, इसको वर्तमान में अब देखो 80 में बढ़ाया है तो 90 तक कर दिया गया, वर्तमान में इसको 2030 तक कर रखा है। 46वें संविधान संशोधन द्वारा 1982 में इसके तहत 269 में संशोधन किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के द्वारा भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों में सौंप दी जाए। ठीक है, तो ये कर से संबंधित है। कौन सा? ये आपका डी है। 46वां आपने देख लिया, 45वां आपने देख लिया। 45वें में तो क्या है, 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है। इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार अनुच्छेद 269 से जुड़ा हुआ है। ये 44वां में वापस किया गया है और 42वां में बढ़ाई गई है। ओके, अगला क्वेश्चन, राज्य के मंत्री परिषद पर अभियोग केवल अनुमोदन हो सकता है। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है, तो इसका आंसर है बी, राज्यपाल के। ठीक है, क्योंकि राज्यों में मंत्रियों का अभियोगन केवल अनुमोदन राज्यपाल तो करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। अब पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आपको बताइए, राज्य में मुख्यमंत्री को जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाते हैं और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत का नेता होता है। राज्यपाल आपको बताइए केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और राज्य के मंत्रिपरिषद पर अभियोग का अनुमोदन कौन करता है? राज्यपाल करता है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में ये कहा कि ये एक सोने की चिड़िया नहीं क्या कहा है, पिंजरे में बंद सोने के तोते की तरह है। कौन? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद ये केंद्र और राज्य दोनों में पाई जाती है और मंत्रिपरिषद आपको होता है मुख्यमंत्री की सहायता करती है राज्य में और केंद्र में प्रधानमंत्री की सहायता करता है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद के मंत्री। विधानसभा के स्पीकर आपको पता ही है, विधानसभा में जो अध्यक्षता करता है, जैसे लोकसभा में लोक स्पीकर होता है, विधानसभा में विधानसभा स्पीकर होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? तो आपको बताइए वो तो केरल है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक है। वर्तमान में सिक्किम है, गोवा है, ये जो राज्य हैं, मिजोरम है, ये राज्य भी शिक्षा के क्षेत्र में केरल को टक्कर देने वाले राज्य बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश आपको बताइए कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। पंजाब का गठन 1966 में हुआ था। पंजाब के साथ में पंजाब का गठन हुआ, हरियाणा गठन हुआ, हिमाचल प्रदेश से निकले हुए हैं, नहीं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों अलग अलग हुए थे 1966 में। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया क्योंकि दोनों राज्यों में, हरियाणा में और पंजाब में, दोनों में क्या हो गया था, मुठभेड़ हो गई। मतलब ये कि पंजाब ये कह रहा था कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, हरियाणा कह रहा था चंडीगढ़ हमारी राजधानी है। केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया और दोनों की राजधानी बना दी। केरल आपको होता है सबसे उन्नत राज्य है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 हैं। ये राजस्थान तो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन अपने किए और ये मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। कोई भी आपका डाउट, कोई भी कमेंट या कोई भी आपका प्रॉब्लम आए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही हो, स्टडी करने में कहीं भी दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर हमें कमेंट के बॉक्स के माध्यम से कोई बताओ। पॉलिटिकल साइंस की कोई भी प्रॉब्लम हो, सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हो रही है, तो आप हमें अवगत कराएं। इसमें कोई वीडियो में आपको कमी लगी तो उसको भी अवगत कराएं, ताकि हम अगले वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें। आप पढ़ते रहो, आप लगातार रिवीजन करते रहो, लास्ट में रिवीजन करना होता है। मैं प्रयास करूँगा कि डेली मैं आपको एक वीडियो दूँ इससे संबंधित। नमस्कार, धन्यवाद।